हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है। हमारा आज का टॉपिक है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अध्याय 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्वसन के बारे में डिस्कस करेंगे। जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन के उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन की क्रिया श्वसन कहलाती है। जैविक क्रियाओं में संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। श्वसन के समय मुक्त ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी के रूप में परिवर्तित होकर रासायनिक ऊर्जा के रूप में ये संचित हो जाती है। खाद्य अणुओं में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा एनर्जी विमुक्त होती है और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है और इसीलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। मनुष्य में श्वसन दर लगभग 12 से 15 बार प्रति मिनट होती है, यानी मनुष्य 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार श्वसन की क्रिया कर सकता है, सांस ले सकता है, सांस छोड़ सकता है। सामान्य श्वसन के दौरान लगभग 1500 मिलीलीटर वायु फेफड़े में प्रत्येक श्वसन चक्र में ग्रहण की जाती है। इसे फेफड़ों की कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य कहते हैं। श्वसन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण होने पर एटीपी के रूप में ऊर्जा H2O यानी जल, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा H2O और CO2 का निर्माण होता है और श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा का रासायनिक रूप एटीपी के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। तो श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा का जो रासायनिक रूप है एटीपी, इसके रूप में एटीपी के रूप में इसे संग्रहित कर लिया जाता है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा। जबकि जो CO2 है इसको वातावरण में फ्री कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया के जो चरण है, इसके बारे में, इन चरणों के बारे में डिस्कस करेंगे। वायुमंडल से ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण, वायुमंडल से ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण श्वसन तंत्र के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और श्वसन क्रिया के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका ऑक्सीजन को प्राप्त करती है और उसके ऑक्सीकरण के द्वारा जो कोशिका है ये ऑक्सीजन को प्राप्त करती हैं एवं उसके ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। तो श्वसन की जो प्रक्रिया है इसे 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है बाह्य श्वसन, ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, और तीसरा है अंतः श्वसन, ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन। बाह्य श्वसन या फुफ्फुस श्वसन क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। बाह्य श्वसन या फुफ्फुस श्वसन, देखिए जो बाह्य श्वसन है, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, जीवों में वातावरण के मध्य बाह्य श्वसन से तात्पर्य वायुमंडल, याद रखिएगा। बाह्य श्वसन का जो मतलब है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन यानी O2 का अंतर्ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का वायुमंडल में निष्कासन। तो O2 का ग्रहण और CO2 को वायुमंडल में क्या करना, फ्री कर देना। बाह्य श्वसन क्रिया फेफड़ों में यानी लंग्स में जो होता है, संपन्न होता है। बाह्य जो श्वसन क्रिया है कहां पर संपन्न होता है? लंग्स में यानी फेफड़ों में। इसीलिए फुफ्फुस श्वसन कहते हैं इसे। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें O2 और CO2 का विनिमय यानी एक्सचेंज होता है, इसीलिए इसे गैसीय विनिमय भी कहा जाता है। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि ऑक्सीजन की कुछ मात्रा शरीर के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और शरीर में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी कुछ मात्रा श्वसन के बाहर या श्वसन के द्वारा बाहर इसको निष्कासित कर दी जाती है। तो श्वसन के द्वारा CO2 को बाहर छोड़ दिया जाता है शरीर से बाहर यानी खुले वातावरण में। बाह्य श्वसन के बारे में अगर बात करें तो इसके 2 भाग हैं, याद रखिए, श्वासोच्छ्वास और गैसों का विनिमय, यानी ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो ब्रीदिंग है इसके 2 भाग हैं, निश्वसन और उच्छ्वसन, ठीक है, यानी इनस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। जो ब्रीदिंग है वायु को श्वसन मार्ग के द्वारा शरीर के अंदर लेने और वापस बाहर छोड़ने की जो क्रिया है इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? ब्रीदिंग।
यह श्वसन का प्रथम चरण होता है और यह क्रिया दो अवस्थाओं में पूर्ण होती है। पहला है निश्वसन, इंस्पिरेशन। देखिए, जो ब्रीदिंग है इसके समय वातावरण से वायु का शरीर के अंदर फेफड़ों में पहुंचने की जो क्रिया है इसको निश्वसन कहते हैं। यह निश्वसन कहलाती है। और निश्वसन एवं उच्छ्वसन की जो क्रिया है इसमें पसलियों के बीच स्थित पेशियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इन पेशियों को अंतरापरशुका पेशियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरापरशुका पेशियां। निश्वसन के दौरान बाह्य अंतरापरशुका पेशियां सिकुड़ जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं, जिसे रिब्स यानी पसलियां और स्टेर्नम इन दोनों में खिंचाव आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों में निम्न वायुदाब बन जाता है। इस निम्न वायुदाब के कारण फेफड़ों में वायु भरने लगती है और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक बाह्य और भीतर वायुदाब बराबर न हो जाए। बाहर से आई हुई वायु और फेफड़ों के वायु कोष्ठकों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो यहां पे फिगर के माध्यम से आप चीजों को समझ सकते हैं, जैसे वायु का अंतर प्रवाह यानी वायु को शरीर के अंदर ले जाना और वायु का बहिर्प्रवाह यानी वायु को फिर शरीर से बाहर छोड़ना। शरीर के अंदर लेना यानी वायु जब शरीर के अंदर जाता है तो पसलियों को क्या करता है? ये पसलियों को फैलाने लगता है। पसलियों का इससे फैलाव जो है मतलब कि होने लगता है। और जब वायु मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ छोड़ा जाता है तो पसलियां क्या होती हैं? संकुचित होने लगती हैं। पसलियों का संकुचन होने लगता है। तो निश्वसन, इससे क्या होगा? पसलियों में फैलाव आएगा। जो उच्छ्वसन है इससे पसलियां संकुचित होने लगेंगी, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है उच्छ्वसन, एक्सपीरेशन। देखिए, निश्वसन के पश्चात CO2 युक्त वायु का अंगों से बाहर वातावरण में निकलना क्या वो कहलाता है? उच्छ्वसन कहलाता है, एक्सपीरेशन कहलाता है। उच्छ्वास में आंतरिक अंतरापरशुका पेशियां सिकुड़ जाती हैं। इंटरनल जो इंटरकोस्टल जो मस्क्यूलर्स होता है ये सिकुड़ जाती हैं। और ये क्या होता है? इससे सिकुड़ने के बाद डायफ्राम, जो डायफ्राम होता है ये गुंबदाकार हो जाता है। इसका जो शेप है मतलब कि डोम शेप में हो जाता है, गुंबदाकार में हो जाता है और पसलियां पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाती हैं। इससे वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है और फेफड़ों में वायु का दाब 1 से 2 मतलब कि mmHg तक जो है बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप फेफड़ों की वायु श्वसन मार्ग से जो है बाहर निकल जाती है। जब जो हमारा जो वायु है ये जब मतलब कि अंदर से श्वसन मार्ग से जब बाहर निकलता है तो हमारा जो मतलब कि जो पसलियां होती हैं, जो रिब्स होता है, ये संकुचित हो जाता है। एक समान वयस्क व्यक्ति प्रति मिनट लगभग 7 से 8 लीटर वायु का अंतर्ग्रहण और बहिक्षेपण करता है। यानी लगभग 11,000 लीटर वायु जो है प्रतिदिन ये क्या करता है? अंतर्ग्रहण और बहिक्षेपण यानी लेता है और छोड़ता भी है। ग्रहण की गई वायु में लगभग 20% ऑक्सीजन होती है, 20% जो है ऑक्सीजन होता है, O2 होता है। अब जब ऑक्सीजन यानी जो वायु है इसको मतलब कि सांस के माध्यम से अंदर ग्रहण करते हैं तो इसमें 20% ऑक्सीजन होता है और बाहर छोड़ी गई जो वायु है इसमें 15% जो है ऑक्सीजन होता है। यानी 5% आप ऑब्जर्व कर लेते हैं और इस प्रकार लगभग 5% ऑक्सीजन मानव शरीर के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ऑक्सीजन की यह मात्रा लगभग 550 लीटर प्रतिदिन के बराबर है। देखिए, श्वासोच्छ्वास में वायु के संगठन में जो परिवर्तन होता है आप देख सकते हैं। निश्वसन के दौरान ग्रहण की गई जो वायु है इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा 79% है, वायु की मात्रा यानी O2 की मात्रा 21 और CO2 0.03%। उच्छ्वसन के दौरान बाहर निकाली गई वायु जो है यानी जब आप सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं, वायुमंडल में छोड़ते हैं, तो इसमें जो N2 होता है 79%, O2 17% और CO2 4%, याद रखिएगा। इसके बाद श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर क्या है? यानी जो मतलब कि जो ब्रीदिंग और जो रेस्पिरेशन है, श्वसन है, इसमें अंतर क्या है? इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है, जैसे ब्रीदिंग जो है यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। ब्रीदिंग कहां होती है? कोशिकाओं के बाहर। और जो रेस्पिरेशन है यानी श्वसन जो है यह क्रिया कोशिकाओं के भीतर होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो ब्रीदिंग है इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो श्वसन है इसमें एंजाइम की जरूरत होती है।
ब्रीदिंग, इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन श्वसन क्रिया के दौरान जो है ऊर्जा वो उत्पन्न होती है। तो रेस्पिरेशन में ऊर्जा उत्पन्न होता है। जो ब्रीदिंग है यह एक केवल भौतिक क्रिया है और जो श्वसन है यह एक जैविक रासायनिक क्रिया है। जो ब्रीदिंग है जिसमें शरीर ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का बहिक्षेपण करता है, यानी ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है, वहीं श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और इसके फलस्वरूप क्या होता है, याद रखिएगा, इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। गैसों का जो विनिमय है, एक्सचेंज ऑफ जो गैसेज हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो जो ब्रीदिंग की प्रक्रिया है, ब्रीदिंग है यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया है, यानी श्वासोच्छ्वास, इसके दौरान इस प्रक्रिया में अंदर ली गई वायु फेफड़े के वायु कोष्ठकों में पहुंचती है। वायु कोष्ठकों के चारों ओर सूक्ष्म रक्त कोशिकाओं का एक सघन सा जाल फैला होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वायु कोष्ठकों में उपस्थित वायु में ऑक्सीजन का दबाव अधिक होने के कारण यह ऑक्सीजन शिराओं यानी जो वेन्स होते हैं, शिराओं के द्वारा रक्त में पहुंच जाती है। वेन्स के माध्यम से ये क्या रक्त में पहुंच जाती है और शिराओं में उपस्थित अशुद्ध रक्त, जो मतलब कि अशुद्ध रक्त होता है, ये क्या होता है, इसमें मिली हुई CO2 वायु कोष्ठकों की वायु में मिल जाती है। यह गैसीय विनिमय घुली अवस्था में या विसरण प्रवणता के आधार पर साधारण विसरण के द्वारा होता है। तो वायु कोष्ठकों में उपस्थित जो वायु होता है, इसमें O2 का दबाव अधिक होने के कारण यह ऑक्सीजन, जो यह O2 है, यह शिराओं के द्वारा रक्त में पहुंच जाता है और शिराओं में उपस्थित जो अशुद्ध रक्त है, इसमें मिली हुई CO2 वायु कोष्ठकों की वायु में मिल जाती है और यह गैसीय विनिमय घुली अवस्था में या विसरण प्रवणता के आधार पर जो है साधारण विसरण के द्वारा होता है, याद रखिएगा। फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाब में अंतर के कारण होता है। कुपिका वायु या वायु कोशिकीय वायु, याद रखिए, जो कुपिका वायु है या जो वायु कोशिकीय जो वायु है, इनमें विनिमय दाब के अंतर के कारण ऑक्सीजन शिरा कोशिका, शिरा वेन कैपिलरी के जो वेन कैपिलरी है यानी जो शिरा कोशिका है, इसकी ओर और कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोष्ठकों के विसरण के दिशा के एक दूसरे के विपरीत होती है। तो जो कुपिका वायु या जो वायु कोशिकीय वायु हैं, इनमें विनिमय दाब के अंतर के कारण ऑक्सीजन शिरा कोशिका की ओर और कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोष्ठकों के विसरण के दिशा एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत हो जाती है, एक दूसरे के मतलब कि आमने सामने हो जाती है। ठीक है। गैसों का विनिमय टिश्यूज के माध्यम से भी होता है, यानी ऊतक के माध्यम से भी होता है। ऊतकों में सक्रिय उपापचय से कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो अधिकतम तथा निम्नतम होती है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम होती है और इसके फलस्वरूप CO2 कोशिकाओं से रुधिर में तथा ऑक्सीजन रुधिर से ऊतक की ओर विस्तृत होती है। मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन है ये फेफड़ों, रक्त और ऊतकों के माध्यम से होता है। तो मानव शरीर में जो ब्लड का मतलब कि परिवहन होता है वो किसके माध्यम से, तो फेफड़ा, रक्त और ऊतक के माध्यम से होता है, जो विसरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, यानी गैसों का जो परिवहन है, किस तरह से गैसों का जो है परिवहन किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन माध्यम होता है, तो रुधिर में संवहन के माध्यम से ऑक्सीजन का फेफड़ों से कोशिकाओं तक, कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिकाओं से फेफड़ों तक निरंतर पहुंचते रहना ही गैसीय परिवहन कहलाता है। तो जो गैसीय परिवहन है किसे कहते हैं, जब रुधिर में संवहन के माध्यम से यानी ऑक्सीजन का फेफड़ों से कोशिकाओं तक, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फेफड़ों से कोशिकाओं तक और कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिकाओं से फेफड़ों तक निरंतर पहुंचते रहने की जो प्रक्रिया है, इसे गैसीय परिवहन कहा जाता है। जो ऑक्सीजन का परिवहन है आप देख सकते हैं, जैसे परिवहन कैसे होता है। तो मान लीजिए आपसे पूछा गया कि जो ऑक्सीजन का परिवहन है वो कैसे होता है, तो आपको याद रखना है नासारंध्र से कोशिका तक, यानी नासारंध्र से ऑक्सीजन जो है ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से स्वर यंत्र में, इसके बाद श्वास नली में, इसके बाद श्वसनी में, फिर श्वसनिकाय में, इसके बाद वायु कोष्ठक में, इसके बाद रुधिर में और इसके बाद कोशिका में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 98.5% ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसीज में पाए जाने वाले यानी लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है और शेष 1.5% ऑक्सीजन का परिवहन
रुधिर प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो O2 और HB मिलकर क्या किस चीज का निर्माण करते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, HbO2 का। रुधिर परिवहन के प्रक्रिया में ऑक्सी हीमोग्लोबिन विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के कम दाब के परिणाम स्वरूप ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के रूप में विखंडित हो जाता है। इससे जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वह ऊतकों में पहुंच जाती है, टिश्यूज में जो है पहुंच जाती है। ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है जिसका निर्माण लौह युक्त वर्णक यानी पिगमेंट हीम या हीमेटिन तथा ग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है, जहां हीम एक आयरन पोरफायरिन तथा ग्लोबिन रंगहीन प्रोटीन होती है। तो हीम एक क्या है? आयरन पोरफायरिन तथा ग्लोबिन रंगहीन प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन वायु के संपर्क में एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है जो रक्त में घुलकर O2 शरीर के ऊतकों में पहुंचाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन की जो औसत मात्रा है कितना होता है? तो 15 ग्राम प्रति से 100 मिलीलीटर होता है। हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है, वायलेट रंग का होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो HbO2 है ये युक्त शुद्ध रक्त चमकदार लाल रंग का और अशुद्ध रक्त बैंगनी रंग का होता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त जो शुद्ध रक्त है, जो शुद्ध ब्लड है, इसका रंग चमकदार लाल होता है। जो अशुद्ध रक्त है ये बैंगनी रंग का होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव को बोर इफेक्ट कहते हैं, बोर प्रभाव कहते हैं। देखिए, ऊतकों में दूषित रक्त होने पर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में ऑक्सी हीमोग्लोबिन शीघ्रता से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है और ऊतकों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? ऑक्सीजन के तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय होता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ऑक्सीजन के तुलना में सरल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है आप देख सकते हैं, हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है, प्लाज्मा में घुलकर होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है और कार्बोमिनो यौगिकों के रूप में होता है। पहला है हीमोग्लोबिन के माध्यम से। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन के माध्यम से कैसे होता है? तो कोशिकाओं से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा लगभग 10 से 20% तक जो है संभव हो पाता है। तो जो कोशिका से फेफड़े तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा लगभग 10 से 20% तक ही संभव होता है। इसीलिए CO2 का परिवहन रक्त परिसंचरण के अन्य प्रकार से भी जो है होता है। प्लाज्मा में घुलकर, दूसरा जो है प्लाज्मा में घुलकर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है? तो रक्त प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड के घुलने पर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है, यानी कार्बोनिक एसिड H2CO3 का निर्माण करता है, जिससे शरीर में कार्बोनिक अम्ल के रूप में 7% CO2 का परिवहन होता है, 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। तो CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के फलस्वरूप, याद रखिएगा। इसके बाद बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का परिवहन। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग 70% भाग का जो संवहन होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। जब बाइकार्बोनेट प्लाज्मा के सोडियम से तथा रक्त में उपस्थित पोटेशियम से अभिक्रिया करता है, तब सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आरबीसी में बाइकार्बोनेट का जो निर्माण है कैसे होता है। CO2 और H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेट तथा एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोनिक अम्ल और बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद जो CO2 प्लस H2O है ये Na2CO3 के साथ मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है, NaSCO3 का निर्माण करता है, याद रखिएगा। इसके बाद कार्बोमिनो यौगिकों के रूप में एज कार्बोमिनो जो कंपाउंड्स है इसमें CO2 का जो परिवहन होता है लगभग 23% तक होता है। CO2 हीमोग्लोबिन के अमीनो समूह से संयोग करके कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो HbNH3 प्लस CO2 मिलकर कार्बोमिनो यौगिक जो है यानी जो कार्बोमिनो कंपाउंड्स है इसका निर्माण करता है।
कार्बोमिनो कंपाउंड्स। श्वसन और दहन में अंतर क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक तरफ श्वसन और दूसरी तरफ दहन। श्वसन जैविक नियंत्रण में होने वाली जैव रासायनिक और ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, याद रखिएगा। और जो दहन है यह अनियंत्रित रासायनिक एवं ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। जो श्वसन है इसमें जो श्वसन है रेस्पिरेशन जो है, इसमें मुक्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में अनेक चरणों में विशेष पदार्थ एडिनोसिन डाइफास्फेट में जो है अनुबंधित किया जाता है। वहीं जो दहन है इसमें संपूर्ण निर्मुक्त ऊर्जा रिलीज एनर्जी, याद रखिएगा, प्रकाश एवं उष्मा के रूप में एक साथ मुक्त हो जाती है। इसमें यानी जो श्वसन है इसमें एडीपी से एटीपी अणु निर्मित होते हैं, वहीं दहन में ऐसी कोई क्रिया संभव नहीं होती है। जो श्वसन है यह क्रिया सामान्य ताप पर होती है, यानी 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर होती है। वहीं जो दहन की क्रिया है उच्च ताप पर होती है। जो श्वसन है यह क्रिया एंजाइम की सहायता से होती है, वहीं दहन में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। अंतः श्वसन के बारे में डिस्कस करेंगे। अंतः श्वसन इंटरनल जो रेस्पिरेशन है यह प्रक्रिया कोशिका के जीव द्रव्य में संपन्न होता है। और अंतः आंतरिक जो कह सकते हैं कि जो अंतः श्वसन है, अतः आंतरिक जो श्वसन है इसको कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। और दूसरा जो अगर बात करें जो मतलब कि बाह्य जो श्वसन था, इसमें बाह्य श्वसन के माध्यम से कैसे मतलब कि चीजों को मतलब कि जो श्वसन की क्रिया है कैसे कंप्लीट करता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। वहीं जो अंतः श्वसन है इसमें क्या क्या चीजें जो होती हैं इस क्रिया को संपूर्ण करने के लिए अपनी भूमिकाओं को अदा करती हैं, कैसे किन विधि से किन मेथड से ये जो अंतः श्वसन की जो क्रिया है संपन्न होती है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसमें पहला है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन। रुधिर परिसंचरण की क्रिया के द्वारा जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचता है तो ऑक्सीजन के आंशिक दबाव की स्थिति में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, जो ऊतकों तक लगभग 25% ऑक्सीजन को ये पहुंचा देता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो विघटन है रुधिर परिसंचरण की क्रिया के द्वारा, रुधिर ब्लड परिसंचरण की क्रिया के द्वारा जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचता है तब ऑक्सीजन के आंशिक दबाव की स्थिति में यह ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, जो ऊतकों तक लगभग ये 25% ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। यहां पे आप देख सकते हैं HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है टूटकर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। दूसरा है खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टाफ्स, यानी कोशिका द्रव में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ एंजाइम और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जो कोशिका द्रव में विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हैं एंजाइम और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। अंतः श्वसन दो प्रकार के होते हैं। अंतः श्वसन दो प्रकार के होते हैं, अनाक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। अनाक्सी जो श्वसन है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अनाक्सी श्वसन जो है, अनाक्सी श्वसन O2 के अनुपस्थिति में संपन्न होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ठीक है। और इस रासायनिक प्रक्रिया में अनाक्सी यानी बिना ऑक्सीजन के जो है यह जो प्रक्रिया है संपूर्ण होती है, इसको बोलते हैं अनाक्सी श्वसन की प्रक्रिया, ठीक है, याद रखिएगा। और इस रासायनिक प्रक्रिया में ग्लूकोज एंजाइमों के द्वारा आंशिक रूप से कोशिका द्रव में विघटित होता है। यह संपूर्ण क्रिया ग्लाइकोलिसिस, यह संपूर्ण प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। अनाक्सी श्वसन की जो प्रक्रिया है इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में पायरुविक अम्ल बनता है और इस प्रक्रिया में केवल 4 अणु एटीपी के रूप में निर्मित होते हैं, जिसमें से 2 अणु एटीपी प्रक्रिया के समय खर्च हो जाते हैं और शेष 2 अणु एटीपी ऊर्जा के रूप में उपलब्ध रहते हैं। इसके बाद है पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होने पर यह लैक्टिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल में रूपांतरित हो जाता है। मांसल पौधों तथा फफूंदों इत्यादि में पायरुविक अम्ल एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, जो CO2 मुक्त कर देता है। जंतुओं की मांसपेशियों में पायरुविक अम्ल का रूपांतरण लैक्टिक एसिड में हो जाता है। किसमें? लैक्टिक एसिड में। देखिए जो C6H12O6 जो है यानी जो ग्लूकोज है, ये क्या होता है, ग्लूकोज एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में जो है तब्दील हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा
जंतुओं की मांसपेशियों में पायरुविक अम्ल का रूपांतरण लैक्टिक एसिड में होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लैक्टिक जो एसिड है C3H6O3 यानी जो ग्लूकोज है ये लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में जो है तब्दील हो जाता है। अनाक्षी श्वसन प्राय जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में, ठीक है, जो जीव है जो अनाक्षी श्वसन है प्राय जीवों में और गहराई में या गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों में तथा फलों में अल्प समय के लिए होता है। अनाक्षी श्वसन को शर्करा के किण्वन की प्रक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो शुगर फर्मेंटेशन भी कहा जाता है इस प्रक्रिया को, अनाक्षी श्वसन की प्रक्रिया को शर्करा के किण्वन की प्रक्रिया भी कहते हैं। दूसरा है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण इसे ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। याद रखिएगा यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और इसमें पायरुविक अम्ल रासायनिक प्रक्रिया की एक श्रृंखला और विभिन्न एंजाइमों की सहायता से पूर्णतः ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्णतः ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है जो एटीपी के अणुओं के रूप में रहती है। इस प्रक्रिया के अंतिम चरण में 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज से प्राप्त 38 एटीपी ऊर्जा में से 55 से 60% ऊर्जा का जीव के द्वारा जो है उपयोग कर लिया जाता है और शेष ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। तो C6H12O6 प्लस O2 जो है इन दोनों के मिलने के बाद CO2 प्लस H2O और कितना 2830 किलो जूल जो है इस ऊर्जा का मतलब कि निर्माण होता है, इसको याद रखिएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के टूटने से मुक्त हुई ऑक्सीजन तथा विभिन्न एंजाइमों के उपस्थिति में कोशिका द्रव में विभिन्न खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या होता है? ऊर्जा फ्री होता है जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं में ये सहायक होती है। तो ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में अंतर क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे जो है एक तरफ ऑक्सी श्वसन दूसरे तरफ अनाक्षी श्वसन दिया गया है। तो जो ऑक्सी श्वसन है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अनाक्षी मतलब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह प्रक्रिया संपूर्ण होती है। देखिए जो ऑक्सी श्वसन है श्वसनीय पदार्थ यानी ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। वहीं जो श्वसनीय पदार्थ जैसे ग्लूकोज है इसका आंशिक ऑक्सीकरण होता है जिसके अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बनिक यौगिक यानी पायरुविक अम्ल, एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ऑक्सी श्वसन के अंतर्गत अगर बात करें तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो पहला चरण कोशिका द्रव में साइटोप्लाज्म में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। वहीं जो अनाक्षी श्वसन है यह प्रक्रिया जो है यह कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। जो ऑक्सी श्वसन है इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 686 किलो मतलब कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। वहीं ग्लूकोज के एक अणु से केवल जो अनाक्षी श्वसन है इसमें ग्लूकोज के एक अणु से केवल 54 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है मुक्त होती है। ऑक्सी जो श्वसन है यह अधिकांशतः जीवों और पेड़ पौधों में होता है। वहीं अनाक्षी श्वसन यह सूक्ष्म जीवों जैसे यीस्ट और अनेक बैक्टीरिया में संपन्न होता है। जो ऑक्सी श्वसन है इसमें ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 38 अणु निर्मित होते हैं। वहीं जो अनाक्षी श्वसन है इसमें ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 2 अणु निर्मित होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, तो 3 फैक्ट हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी अनुभव होती है। इस स्थिति को याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? इस स्थिति को अनाक्सिया या हाइपोक्सिया कहते हैं। अनाक्सिया या हाइपोक्सिया कहते हैं, यानी ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी जब अनुभव होता है तो ऐसी स्थिति को अनाक्सिया या हाइपोक्सिया कहते हैं। 1 मिनट में जितनी बार निश्वसन होते हैं उसे श्वसन दर कहते हैं, रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं। और विश्राम की अवस्था में कम से कम दर में ऊर्जा उत्पादन की जो है आवश्यकता होती है जिससे कोई जीवित रह सके। उसे जीव की आधारिक उपापचय दर याद रखिएगा, तो आधारिक उपापचय दर कहते हैं। इसके बाद है कोशिकीय श्वसन। जो कोशिकीय श्वसन है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो भोज्य पदार्थ है जैसे कार्बोहाइड्रेट, इनके पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज प्राप्त होता है और O2 की उपस्थिति में तथा अनेक एंजाइमों की सहायता से कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण या दहन होता है। यह प्रक्रिया कोशिका श्वसन कहलाती है। याद रखिएगा, कोशिका श्वसन किसे कहते हैं आपको मालूम है?
इसके बाद अगर बात करें तो देखिए कोशिका श्वसन की जो क्रियाविधि है, कोशिका श्वसन की क्रियाविधि, इसके 3 क्रियाविधि हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, केब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन। तो कोशिका श्वसन की जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म ऑफ मतलब कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो इसके 3 मतलब क्रियाविधि हैं, ग्लाइकोलिसिस, केब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन। इन तीनों के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। देखिए जो ग्लाइकोलिसिस है, इस प्रक्रिया में O2 की आवश्यकता नहीं होती है। 4 ATP अणुओं का निर्माण एवं 2 ATP अणुओं का विनाश होता है, यानी 2 ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। 4 में से 2 विनाश, 2 बचता है और हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं जो NAD को NADH2 में बदल देते हैं। इसके बाद जो केब्स चक्र है, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र की अभिक्रियाएं यूकैरियोटिक कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका सेल में संपन्न होती है, सेल मेम्ब्रेन में संपन्न होती है। तो क्रेब्स चक्र जो है, इसकी अभिक्रियाएं कहां पर, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में और माइटोकॉन्ड्रिया में तथा प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका कला में जो है, यानी सेल मेम्ब्रेन में संपन्न होता है। ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त पायरुविक अम्ल के दोनों अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यहां पे आप फिगर को देख सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे क्रेब्स चक्र जो है, क्रेब्स चक्र, तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो देखिए ये एटीपी है, ठीक है, ये एटीपी है। यहां से चलते हैं, मान लीजिए जो क्रेब्स चक्र है, क्या होता है, जब अगर बात किया जाए तो देखिए यहां पे क्या होगा, ये जो क्रेब्स चक्र है, माइटोकॉन्ड्रिया NADH और FADH2 जो है, इसके द्वारा ले जाए गए जो मतलब कि ले जाए गए जो इलेक्ट्रॉन है, इनका परिवहन श्रृंखला और ऑक्सीकारक मतलब कि फास्फोरिलीकरण के द्वारा ATP इसमें जो है, मतलब कि इसके बाद ATP का निर्माण होता है, ATP, और क्रेब्स चक्र के माध्यम से भी ATP, और वहीं जो इसका प्रक्रिया है, जैसे NADH के साथ परिवहन के लिए जो इलेक्ट्रॉन है, ये इनका इलेक्ट्रॉन का परिवहन होता है। और ग्लाइकोलिसिस जो है ग्लूकोज और पायरुवेट में जो है मतलब कि संपन्न हो जाता है, या इनका जो है फॉर्मेशन जो है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद जो है ये यहाँ पे भी ATP जो है, ये इसका निर्माण होता है। तो जो क्रेब्स चक्र है, क्रेब्स चक्र के जो अभिक्रियाएं हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में तथा प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका कला में, यानी सेल मेम्ब्रेन में संपन्न होता है। तो वही चीजें ये यहाँ पे दिखाई गई है। और जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस, इससे प्राप्त जो पायरुविक अम्ल है, इन पायरुविक अम्ल के दोनों अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण जो है ऑक्सीकरण होता है। तो इसको समझाया गया है, एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद है ग्लाइकोलिसिस क्या है। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया की खोज एमडेन, ठीक है, एमडेन, मेयरहाफ और पार्नस नामक 3 जर्मन जीव वैज्ञानिकों ने की थी। तो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया की खोज एमडेन, मेयरहाफ और पार्नस नामक 3 जर्मन जीव वैज्ञानिकों ने की थी। इसीलिए ग्लाइकोसिस को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है, यानी इन तीनों के नाम पर इसको रखा गया है। प्रोकैरियोटिक जीव, यानी जो जीवाणु और नील हरित शैवाल जो है, ये सभी प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक जीव इसी विधि से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। तो कोशिकीय जो श्वसन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से कोशिकीय श्वसन होता है। तो देखिए कोशिका को प्राप्त जो ऑक्सीजन है, कोशिका को जो प्राप्त ऑक्सीजन है, इसको मतलब कि इस यहाँ पे पूरे जो है मतलब कि विस्तृत तौर पे दिखा दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए यह आपका ये क्या है, कोशिका को प्राप्त ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसके बाद क्या होगा बताइए, इसके बाद ये देखिए किस तरह से ये चक्र चलता है। इसके बाद फेफड़ों से कोशिकाओं की ओर ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, फिर लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। इसके बाद ये जो होता है कोशिका को ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। ये लाल रक्त कोशिका है, ये सभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे फेफड़े से ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीजन की ओर
मतलब कि ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, फिर ये लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोशिका को ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। तो ये है साइकिल। देखिए इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यह मतलब यह अनाक्षी श्वसन व आक्षी श्वसन दोनों में एक समान होती है। ग्लाइकोलिसिस की संपूर्ण प्रक्रिया में एटीपी के 2 अणु खर्च होते हैं, जबकि इस प्रक्रिया के अंत में एटीपी के 2 अणुओं का शुद्ध लाभ ही होता है। और इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया में 4 परमाणु हाइड्रोजन, याद रखिएगा 4 परमाणु हाइड्रोजन जो है ये भी बनते हैं, चार परमाणु हाइड्रोजन के मतलब के भी बनते हैं, ठीक है। और जो NAD को NADH2 में बदल देते हैं, NADH2 का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए ATP में होता है। इसके बाद है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल, इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।